हेलो फ्रेंड्स। हम आज सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो सी इज़ ए जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एट बेल लैब्स। सी वाज ओरिजिनली फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1972। 1972 में डेनिस एम रिची द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सी लैंग्वेज को। और ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसको कि हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। और 1978 में ब्रेन कर्निघन एंड डेनिस रिची प्रोड्यूस द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सी, नाउ नोन एज द K&R स्टैंडर्ड। तो ये बेसिक कुछ ट्रुथ है इसके बारे में। ये हम लोग जैसे इसको पढ़ रहे हैं, इसको आप लोग भी सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए अपने पढ़ सकते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, द सी कंपाइलर एंड essentially all Unix application programs have been written in C. C has now become a widely used professional language for various reasons. किन किन कारणों से इसको जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाए हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सी लैंग्वेज। तो ये इजी टू लर्न है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। ये स्ट्रक्चरल मतलब कि एक एक किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको फ्लो चार्ट की तरह से हम समझ सकते हैं कि बेसिकली हम एक इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद से हम उसको इनिशियलाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद से हम उसका आउटपुट लेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर के वे में है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल लैंग्वेज भी कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट प्रोग्राम्स। ये एफिशिएंटली यूज्ड प्रोग्राम्स को हम लोग समझ के और उसको फ्लो चार्ट की हेल्प से बना सकते हैं। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन ए वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। तो कुछ जो फैक्ट्स हैं सी के बारे में वो क्या हैं? सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। C is a successor of B language which was introduced around the early 1970s. The language was formalized in 1988 by the American National Standard Institute ANSI. Unix operating system was totally written in C. Today C is the most widely used and popular system programming language. Most of the state of the art software have been implemented in C. Today's most popular Linux operating system and RDBMS MySQL have been written in C. ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग सिर्फ अपने याद रखने के लिए इनको पढ़ सकते हैं। बेसिकली इन पे कोई क्वेश्चंस वगैरह हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, पर पता होना चाहिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको आप लोग अपने रेफरेंस के लिए याद कर सकते हैं। हम सी को क्यों यूज़ करते हैं? C was initially used for the system development work, particularly the programs that make up the operating system. C was adopted as a system development language because it produces code that runs nearly as fast as the code written in assembly language. तो हम इसको इसलिए वो करते हैं, यूज़ करते हैं सी को, कि हम जो भी अपने प्रोग्राम्स बनाने चाहते हैं उन प्रोग्राम्स को हम लोग डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और उससे जो भी कोड प्रोड्यूस होता है, कोड का मतलब होता है कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, उसको हम लोग जितनी भी लाइंस में लिखते हैं उसको हम कोड कहते हैं। वो कोड जब हम रन कराते हैं तो उसके बाद से हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमारे लिए एक फ़्लो चार्ट के रिज़ल्ट की तरह से काम करता है। जैसे आउटपुट होता है इस तरीके से काम करता है। तो ये असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम की तरह ही होता है बिल्कुल। सम एग्जांपल्स ऑफ यूज़ ऑफ सी माइट बी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लैंग्वेज कंपाइलर्स, असेंबलर्स, टेस्ट एडिटर्स, प्रिंट स्पूलर्स, नेटवर्क डिवाइसेस ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, यूटिलिटीज़। ये कुछ हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जो सी को यूज़ करके बनाए जाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। ये सब आप आगे पढ़ेंगे क्लास के अंदर। ए सी प्रोग्राम कैन वेरी फ्रॉम 3 lines to millions of lines and it should be written
into one or more text files with extension .c, for example hello.c। यदि हम कोई भी छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .c होता है। सपोज़ करिए हमने एक प्रोग्राम बनाया अमित नाम से, तो अमित .c करके वो सेव होगा, और ये बड़े से बड़ा भी प्रोग्राम जो होगा वो भी इसी एक्सटेंशन को सेव करते हुए हमें बनाना पड़ेगा। तो प्रोग्राम क्या होता है? देयर इज़ ए क्लोज एनालॉगी बिटवीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लर्निंग सी लैंग्वेज। The classical method of learning English is to first learn the alphabets used in the language, then to combine these alphabets to form words, which in turn are combined to form sentences, and sentences are combined to form paragraphs. Learning C is similar and easier. जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो इंग्लिश के लिए सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए? अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स यदि आते हैं तो उनसे वर्ड बनाने आने चाहिए। फिर उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं और उन सेंटेंसेस से एक पैराग्राफ बन जाता है। इसी तरह से सी है, सी को भी ईजिली बनाया जा सकता है प्रोग्राम को। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे लर्निंग हाउ टू राइट प्रोग्राम्स, वी मस्ट फर्स्ट नो व्हाट अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड इन सी। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या क्या अल्फ़ाबेट्स होते हैं सी के अंदर, नंबर्स कौन से होते हैं, स्पेशल सिंबल्स क्या क्या होते हैं, देन हाउ यूजिंग them constants, variables and keywords are constructed। फिर उसके बाद से हम देखेंगे constants क्या होते हैं, variables क्या होते हैं, keywords क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, एंड फाइनली हाउ आर दीज combined टू फॉर्म एन इंस्ट्रक्शन। तो ये सारा कुछ करने के बाद से एक इंस्ट्रक्शन कैसे बनती है। इंस्ट्रक्शन का मतलब एक लाइन ऑफ कोड। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस वुड बी कंबाइंड लेटर ऑन टू फॉर्म ए प्रोग्राम। बहुत सारी लाइंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको मिला करके हम एक प्रोग्राम कहेंगे जो कि फुल एंड फाइनल कोड कहलाता है हमारे लिए। सो ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ जस्ट ए कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस necessary to solve a specific problem. The basic operation of a computer system form what is known as the computer's instruction set। तो कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि लाइन बाय लाइन जो कोड होता है उसका सेट होता है पूरा एक, वो एक प्रोग्राम कहलाता है। जो हमारा एक एक लाइन होती है उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जो इसके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो इंस्ट्रक्शन सेट कहलाते हैं। एंड द अप्रोच और मेथड दैट इज़ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ नोन एज एन एल्गोरिदम। और ये एक तरीके को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस इंस्ट्रक्शन सेट को सॉल्व करने के लिए जो एक तरीका होता है उसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। मतलब एल्गोरिदम बेसिकली है क्या कि हमें कोई पीस ऑफ वर्क करना है तो उसको करने के लिए हम मेथड या एनालॉगी क्या इस्तेमाल करेंगे, उस चीज़ को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे अल्फ़ाबेट लर्न किया, फिर वर्ड्स लर्न किए, सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ्स। ऐसे स्टेप्स इन लर्निंग सी, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, सबसे पहले ये चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। देन कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स को देखेंगे, फिर इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, और उसके बाद से हम प्रोग्राम बना लेते हैं अपना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ नोन एज प्रोग्राम। So for as programming language concern, these are of two types। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन में एक बड़े पैमाने पे देखें तो दो चीज़ों में जाना जाता है, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल लैंग्वेजेस। इन मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल नंबर्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल नंबर्स को ही रिकॉग्नाइज कर पाता है, उनको ही पहचान पाता है, जैसे कि 0 और 1। डिजिटल की अगर हम बात करते हैं तो दो ही नंबर होते हैं, ज़ीरोज़ या वंस। कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस आर यूज्ड इन द असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, that is in the form of 0 and 1। So instructions given to the computer is in the form of binary digit। डिजिटल नंबर्स को हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। बाइनरी इसलिए क्योंकि ये दो ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1। तो जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो बाइनरी डिजिट में दिए जाते हैं।
which is difficult to interpret, implement instructions in binary code. This is this type of program is not portable, difficult to maintain and also error prone. तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते हैं। पोर्टेबल मतलब हम एक जगह पर यदि बना रहे हैं तो उसको हम दूसरे एक सिस्टम पे यदि बना रखा है तो दूसरे सिस्टम पे ले जाके उसको रन करने में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करने में, रख पाने में हमको, और फिर वो एरर प्रोन भी हो जाता है हमारे लिए कि मतलब एरर्स भी उसमें आ जाएँ वो हमें नहीं पता चलता है। तो द असेंबली लैंग्वेज इज़ अनदर एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसके बाद से हम असेंबली लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि उससे कहीं अच्छी है। वेयर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन इंग्लिश लाइक वर्ड एज ऐड, सम, मूव एक्सेट्रा। जहाँ पर कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जैसे इंग्लिश वर्ड होते हैं ADD ऐड, तो ये क्या करेगा, एडिशन का काम करेगा। SUM सम, तो ये समेशन का काम करेगा। MOV मूव, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को एक जगह से एक रजिस्टर से उठा करके दूसरे रजिस्टर में हमें मूव कराना है तो वो काम करेगा। इट इज़ ईजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड बट नॉट अंडरस्टैंड बाय द मशीन। ये हमारे लिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आसान है, बट ये मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं करती, मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो अंडरस्टैंड नहीं करती है। सो द ट्रांसलेटर यूज्ड हेयर इज़ असेंबलर टू ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है उसको एक ट्रांसलेटर के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है जो कि असेंबलर करता है इस काम को, मशीन लेवल लैंग्वेज। Although language is bit easier, programmer has to know how level details related to low level language। ये आसान है और प्रोग्रामर को ये पता होता है कि कितनी डिफ़िकल्टीज इसमें या कि इसका लेवल जो है वो कितना है। इन द असेंबली लेवल लैंग्वेज द डेटा आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर रजिस्टर विच वेरीज फॉर डिफरेंट कंप्यूटर। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है यहाँ पर डेटा जो हमारा स्टोर्ड होता है वो कंप्यूटर के रजिस्टर में होता है। रजिस्टर एक तरह का स्टोरिंग डिवाइस है कंप्यूटर्स के अंदर ही है, जो वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेगा। इंस्ट्रक्शंस मतलब डेटा को स्टोर करेगा और जो कि वेरी करेगा, मतलब अलग अलग तरीके से होगा अलग अलग कंप्यूटर के अंदर। तो हैंस इट इज़ नॉट पोर्टेबल। यदि मान लीजिए एक सिस्टम मैंने अपना डेटा रखा हुआ है एक रजिस्टर के अंदर जो स्टोर है, मुझे दूसरे सिस्टम के अंदर उसे ले जाना होगा तो मुझे पूरा का पूरा ही कॉपी और फिर वहाँ पर ले जा कर के उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये पोर्टेबल इसलिए नहीं है कि जैसे सॉफ्टवेयर एक जगह पर है मैंने उसको रन कराया तो वो दूसरी जगह पर ले जा कर कराएँ तो नहीं हो सकता। तो असेंबली लैंग्वेज की एक ये लिमिटेशन हो जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? दीज लैंग्वेजेज आर मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स इट इज़ पोर्टेबल। तो बेसिक जो मेन इसका पर्पस था वो लाने का वो ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो पोर्टेबल है। एक सिस्टम पे मैंने यदि वो प्रोग्राम बनाया वो रन कर रहा है तो दूसरे सिस्टम पे भी बनाऊंगा वहाँ भी रन करेगा। मतलब उसमें रजिस्टर्स की कोई बाध्यता नहीं है कि जो डेटा मैंने एक जगह सेव किया है वो दूसरी जगह भी ले जा करके मुझे सेव करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए सिस्टम की, उसके बाद से एक जगह से दूसरी जगह मैं प्रोग्राम को रन करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। The language in this category is Pascal, COBOL, Fortran, etc. कुछ लैंग्वेजेस जो हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो हैं पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रेन, हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट अंडरस्टूड बाय द मशीन। हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन के द्वारा नहीं समझाई जा सकती। सो इट नीड टू ट्रांसलेट बाय द ट्रांसलेटर इनटू मशीन लेवल। तो पहले इसको क्या करना पड़ता है, हमें मशीन लेवल में ट्रांसलेट करना पड़ता है ट्रांसलेटर के द्वारा। तो ट्रांसलेटर का बेसिक काम क्या होता है? ए ट्रांसलेटर इज सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। चाहे लो लेवल लैंग्वेज हो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो, ट्रांसलेटर का वर्क क्या होगा कि वो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ट्रांसलेट करे, जिससे कि फिर उस लेवल जिसमें वो कन्वर्ट हुआ है फिर वो उसको समझा जा सके इजीली, कंप्यूटर हमारा उस मशीन लेवल लैंग्वेज को समझ पाए। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स आर देयर। 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर आर यूज टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। जैसा कि इसमें आप पढ़ पा रहे हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं?
जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज सोर्स प्रोग्राम एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ उसको हम कहते हैं सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम, और जो मशीन लेवल लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, सोर्स से हमें ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर परफॉर्म द सेम टास्क बट देयर वर्किंग इज़ डिफरेंट। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं कहाँ से, सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इनकी वर्किंग डिफरेंट होती है, वर्किंग अलग होती है। कंपाइलर रीड द प्रोग्राम एट ए टाइम एंड सर्चिज द एरर एंड लिस्ट्स दैम। कंपाइलर क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 10 लाइन का कोई प्रोग्राम लिखा है, तो उस प्रोग्राम को पूरा का पूरा रीड करती है और उसके अंदर यदि कोई एरर होती है तो उसको लिस्ट करके हमें दिखाती है कि फला फला एरर्स आ रही हैं हमारे उसमें। इफ़ द प्रोग्राम इज़ एरर फ्री देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्वियसली जब हमें ट्रांसलेट करना है उसको, हमारे सोर्स प्रोग्राम को, वो देखेगा कि उसके अंदर कोई एरर नहीं है तो उसको वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। व्हेन प्रोग्राम साइज इज़ लार्ज देन कंपाइलर इज़ प्रीफर्ड। जब प्रोग्राम का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो हमें कंपाइलर ही प्रीफर करना पड़ता है, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन उसको रीड नहीं कर सकते हैं। वेयर एज इंटरप्रेटर रीड ओनली वन लाइन ऑफ द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट इट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। अब देखिए यहाँ पर, जैसा मैंने बताया आपको कि जो हमारा कंपाइलर है वो क्या कर रहा है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर रहा है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन। 10 लाइन का प्रोग्राम है तो उसको क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर एक लाइन को रीड कर रहा है, उसके अंदर एरर को ढूंढ रहा है, और उसको अगर एरर नहीं है उस लाइन के अंदर तो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। इफ़ इट चेक एरर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एंड हैंस ऑफ टेक मोर टाइम। जैसा कि हमें पता है कि ये लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। तो इसको डायग्रामेटिकली इन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर के पास जाती है और कंपाइलेशन एरर को चेक करके फिर उसके बाद से लो लेवल लैंग्वेज में उसको या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। असेंबलर क्या है? एन असेंबलर इज़ ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब ये कहता है कि असेंबलर क्या है, कि जो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर पाता है मशीन कोड के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को ना करके असेंबली लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इट टेक्स द बेसिक कमांड्स एंड ऑपरेशंस फ्रॉम द असेंबली कोड एंड कन्वर्ट्स दैम इनटू बाइनरी कोड। वो क्या करता है, बेसिक कमांड्स जो होती हैं उनको लेता है, उन ऑपरेशंस को लेता है असेंबली कोड वालों को, और वो कन्वर्ट करता है उनको बाइनरी कोड में, ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में। दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर, जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप, एक अलग टाइप के प्रोसेसर द्वारा ही पहचाना जा सकता है। तो असेंबलर्स आर सिमिलर टू कंपाइलर्स इन दैट दे प्रोड्यूस एग्जीक्यूटिबल कोड। असेंबलर्स जो हैं वो कंपाइलर्स की तरह का ही एक सॉफ्टवेयर है जो कि एग्जीक्यूटिबल कोड को प्रोड्यूस करता है। एग्जीक्यूटिबल कोड मतलब कि जिस कोड को हम एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट ला सकें। हाउएवर असेंबलर्स आर मोर simplistic since then they only convert low level कोड या असेंबली लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। असेंबलर्स जो हैं वो और ज़्यादा सिंपल हैं क्योंकि इनको सिर्फ लो लेवल कोड को एक मशीन लेवल कोड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज कोड जो है वो असेंबलर के पास जा रहा है और मशीन लेवल कोड के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहा है। स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के डेवलपमेंट में मतलब उसको बनाने में क्या क्या फेजेस लगते हैं। अ प्रोग्रामर हैज़ टू गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस टू डेवलप ए कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए इन स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले कि जो हमें प्रोग्राम बनाना है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर बनाना है, या कोई प्रॉब्लम है जो जो जैसे मान लीजिए कि हमें दो नंबर्स के एडिशन का एक प्रोग्राम बनाना है, तो हमें उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा और हमें उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है।
फिर उसके बाद से डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम, फिर उसके लिए हमें एक एल्गोरिदम डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि हमें क्या क्या उसके अंदर करना पड़ेगा। हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, हमें दो इनपुट्स को लेकर के फिर उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ देनी पड़ेगी, या फिर हमें कंप्यूटर द्वारा खुद से लेनी, यूज़र के द्वारा बार बार खुद से लेनी है। इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर उसको कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम, फिर उसके बाद से हमें एल्गोरिदम के बेस पे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करने के लिए उसका कोड लिखना पड़ेगा कि हम उसका हेडर फाइल्स को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद से हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर मेन फंक्शन लगाएंगे, प्रिंट एफ देंगे, स्कैन एफ देंगे, जो भी है वो पूरा प्रोग्राम या पूरा कोड हम लिखेंगे। फिर टेस्ट एग्जीक्यूशन, फिर उसके एग्जीक्यूशन का एक टेस्ट करेंगे, डीबग करेंगे। डीबगिंग का मतलब होता है कि किसी तरह की कोई एरर है टेस्ट एग्जीक्यूशन के अंदर तो उसको हम हटाएंगे, वहाँ से डीबगिंग करेंगे। सपोज़ करिए कि हमने 2 वेरिएबल्स ले लें तो हम उसके जो 3 ले लिए और एरर दिखा रहा है कि एक एक्स्ट्रा है, तो हम उसको डीबग करके वहाँ से एक वेरिएबल को कम कर देंगे। फिर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जब हमारे एरर फ्री हो गया तो हम चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे हम उसको कहीं पर प्रोग्राम को सेव कर लें अपने फाइनल रेफरेंस के लिए, आगे के लिए। तो ये 6 स्टेप्स जो होते हैं वो एक प्रोग्रामर को लगते हैं कि कोई भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए। डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को लेकर के यहाँ पर समझाया हुआ है कि डिफाइनिंग और एनालाइजिंग, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इन दिस स्टेप ए प्रोग्रामर स्टडीज़ द प्रॉब्लम को स्टडी करता है। ही डिसाइडेड द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, जो भी अच्छा एक तरीका होता है, बेस्ट वे होता है, उस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। स्टडिंग ए प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स ए प्रोग्रामर टू डिसाइड अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। प्रॉब्लम को स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे वो डिसाइड कर सकता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द प्रोग्राम, उसकी जो भी सच्चाइयाँ हैं या उसके फिगर्स है कि वो हो सकता है नहीं हो सकता है, उस चीज़ को ज़रूरी है जानना हमारा डेवलप करने के लिए प्रोग्राम को। द वे इन विच द प्रोग्राम विल बी डिज़ाइन, किस वे में हम प्रोग्राम को डिज़ाइन कर पा रहे हैं। ऑल्सो द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम विल बी मोस्ट सूटेबल, द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम विल बी मोस्ट सूटेबल, किस लैंग्वेज में हम उस प्रोग्राम को समझा रहे हैं जिससे कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहे, सबसे ज़्यादा सूटेबल रहे। व्हाट इज़ द डिज़ायर्ड आउटपुट एंड इन विच फॉर्म इट इज़ नीडेड, जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो जो वांछनीय आउटपुट है, वो किस तरीके से है और किस फॉर्म में नीडेड है। Designing the algorithm. An algorithm is a sequence of steps that must be carried out before a programmer starts preparing his program. जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है लिखना, उससे पहले मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं, उसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। द प्रोग्रामर डिज़ाइंस एन एल्गोरिदम टू हेल्प विजुअल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स इन ए प्रोग्राम ऑल्सो। एल्गोरिदम की हेल्प से हमें ये भी पता चलता है कि हम विजुअली, मतलब कि फिगर रूप में हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या इसके पॉसिबल अल्टरनेट्स हो सकते हैं, कि हम किस तरीके से इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द डिज़ाइनिंग ऑफ द एल्गोरिदम इज़ टू राइट द प्रोग्राम इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। फिर जब एल्गोरिदम बना लेते हैं तो उस एल्गोरिदम से हम लाइन बाय लाइन प्रोग्राम और कोड को लिखते हैं, जिसको कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कोडिंग, उसी को हम लोग कोडिंग कहते हैं। टेस्ट एग्जीक्यूशन, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम टू फाइंड आउट एरर्स और बग्स इज़ कॉल्ड द टेस्ट एग्जीक्यूशन। जब हम प्रोग्राम को बना लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर एरर्स हैं या नहीं है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग टेस्ट एग्जीक्यूशन कहते हैं। इट हेल्प्स ए प्रोग्रामर टू चेक द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के लॉजिक को चेक करने के लिए ज़रूरी है प्रोग्रामर के लिए। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द प्रोग्राम इज़ एरर फ्री एंड वर्केबल, ये भी देखना पड़ता है कि वो प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री है कि नहीं है और वो वर्केबल है कि नहीं। डीबगिंग, डीबगिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग, लोकेटिंग एंड करेक्टिंग द बग्स इन अ प्रोग्राम। तो कोई भी चीज़ एरर है तो सबसे पहले एरर को पकड़ा जाना, मतलब उसको डिटेक्ट किया जाना ज़रूरी है, फिर उसको लोकेट किया जाना कि वो एरर है कहाँ, बेसिकली किस लाइन में है, और फिर उसको करेक्ट कर दिया जाना। तो बग्स जो हैं वो एरर्स को ही कहा जाता है।
उसको करेक्ट कर दिया जब हमने, तो हमारा प्रोग्राम फिर ईजिली परफॉर्म करेगा। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय रनिंग द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। हम जब डीबग करते हैं किसी प्रोग्राम को, तो कई सारी अगर एरर्स हैं तो उनको बार बार रन करके हम लाइन बाय लाइन प्रोग्राम के एरर को देखा या बग को देखा, फिर उसको रिमूव किया, फिर दोबारा रन किया, तो इस तरीके से डीबगिंग होती है। और फाइनल डॉक्यूमेंटेशन क्या है? व्हेन द प्रोग्राम इज़ फाइनलाइज्ड इट्स डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रिपेयर्ड। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द यूज़र। जो भी हमारा प्रोग्राम फाइनलाइज हो जाता है, मतलब एरर रिमूव करने के बाद से, उसको हम लोग फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द यूज़र। हम यूज़र को दे सकते हैं, मतलब कहने का मतलब अगर हम खुद ही यूज़र हैं तो हम उसको सेव करके अपने फाइनल रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। इट गाइड्स द यूज़र हाउ टू यूज़ द प्रोग्राम इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। वो यूज़र को ये भी गाइड करता है कि हम इस प्रोग्राम को कैसे यूज़ कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से करने के लिए।